आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार पूरे तरीके से दिवालिया हो चुकी है, जिसके चलते व्यापारियों को डराकर डॉक्यूमेंट चेक के नाम पर वसूली की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के ऊपर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था को तो सुधार नहीं पा रही है और सरकार के विधायक जनता का गला पकड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा चुनाव में अभी 3 दिन बाकी है। 3 दिनों में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। रुझानों से यह साफ है कि दक्षिण विधानसभा की हवा बदलने वाली है। अब आतंकवाद खत्म हुआ नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। हम लोगों ने तो देखे हैं भाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ दे रहे हैं उधर आतंकी हमला हो रहा है। तो ये तो बड़ा दावा किए थे कि आतंक खत्म हो जाएगा, आतंकी खत्म हो जाएगा। वहां तो अभी भी पत्थरबाजी चल रही है, अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बल्कि पहले की तुलना में ज्यादा आतंकवादी हमले। और इसके जिम्मेदार कौन है? केंद्र की सरकार है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के अधीन है। इसके लिए पूरी जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद और अलगाववाद का काला दौर लाना चाहती है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 और 35A को फिर से लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव का समर्थन कर कांग्रेस ने देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से चल दिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान और देश विरोधी लोगों को खुश करने के लिए किया गया। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने के लिए ये कार्य किया गया है। कल जो विधानसभा में धारा 370 और 35 से बहाली के पक्ष में जो प्रस्ताव लाया गया, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और जिस तरह से हमारे भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली है। कल कांग्रेस मान चुकी है कि पिछले 5 सालों में रायपुर महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल असफल रहा है। उनके कार्यकाल में रायपुर में सिर्फ घोटाले, भ्रष्टाचार और हवाई योजना ही बनी है, जिसका असर रायपुर दक्षिण के चुनाव में भी दिखेगा। इसीलिए उन्होंने महापौर एजाज ढेबर को रायपुर दक्षिण के चुनाव प्रचार से दूर रखा है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि ढेबर अब जनता के बीच जाने लायक नहीं है, क्योंकि जनता के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए वे जनता से मुंह छुपा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मान चुकी है कि रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल पिछले 5 वर्षों का शून्य रहा है। वह सफल रहे हैं विकास के मामले में। महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल घोटालों, भ्रष्टाचारों और हवाई योजनाएं बनाने में ही लगा रहा। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करा पाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी महापौर एजाज ढेबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव से अब तक अलग रखी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि जनता के सवालों का महापौर एजाज ढेबर के पास कोई जवाब नहीं है कि महापौर ने पिछले 5 साल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मिलकर रायपुर शहर में क्या विकास कार्य करवाए हैं। जनता से वो मुंह छुपा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मान चुकी है कि रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बलौदा बाजार में बीएड महाविद्यालय खोलने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में बलौदा बाजार भाटापारा जिले के लिए 60 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन कार्यों में से 32 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 27 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक उपस्थित रहे।
बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और हमारा भी छत्तीसगढ़ निर्माण के 24 साल पूरा हुई से अभी हम 3 दिन तक स्थापना दिवस मनाए हन रायपुर में, और हर जिला में एक दिन स्थापना दिवस मनाए हन। तो स्थापना दिवस के भी, राज्योत्सव के भी आप मन के बहुत बहुत बधाई। हमार राज्योत्सव में कार्यक्रम के शुभारंभ करे बर हमार पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए रहीन, और समापन में हमारे देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी आए रहीन, और बड़ा अच्छा से हमन राज्योत्सव भी मनाए हन। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और हमारा भी दुर्ग जिला के कुरुद स्थित नकटा तालाब को लेकर लगातार सियासत का दौर जारी है। वहीं वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन का युवक की गर्दन पकड़ते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद अब विधायक रिकेश सेन ने अपना पक्ष रखा है। विधायक रिकेश सेन का कहना है कि साल 2010 में जब पार्षद था उस समय छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिमा स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन बनाकर आरोप लगाएगा तो छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रांति सेन वाले जैसे ही मेरे ऑफिस में पहुंचे तुरंत मैंने कहा कि आप लोगों की बात मैंने मान ली है। उसके बावजूद भी वो जिद पर अड़ गए और स्वर्गीय शारदा सिन्हा के बारे में अपशब्द कहने लगे और कहा कि बिहार के महापुरुषों का एक भी प्रतिमा वैशाली नगर में नहीं होना चाहिए। पहला सवाल ये है कि अगर मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया तो बाहर निकल के उसने प्रेस वार्ता में क्यों कहा कि हम विधायक जी बहुत अच्छे विधायक हैं, हम इनकी बातों से संतुष्ट हैं, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वो भी जानते थे, जो लड़का जो युवा का, मैं नाम तो नहीं जानता उसका क्या है, इतना जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का पदाधिकारी है, और हम दोनों जो है छत्तीसगढ़ी बातचीत में अधिकतर परिवार में जो है उत्तेजना में भी बातचीत होती है, और वो जैसा कह रहा था छत्तीसगढ़ी में मैं भी उसको वैसे ही जवाब दे रहा था, एक छोटे भाई की तरह। मैं पूरा वीडियो देखना चाहिए सब लोगों को। और 2010 में छत्तीसगढ़ में पहली छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने वाला अगर कोई है तो रामनगर में रिकेश सेन है, जिन्होंने प्रतिमा लगाई थी। महतारी के नाम पे राजनीति बहुत करते हैं लोग, लेकिन कोई भी जो है सही मायने में छत्तीसगढ़ की माटी का कर्ज नहीं चुकाना चाहते। लेकिन मैं क्रांति सेना और कांग्रेस की मांग को स्वीकार करता हूं। अब सभी जितने भी गांधी परिवार के नाम से या कांग्रेस के नेताओं के नाम से जो वार्ड हैं, वो सब अब बदल के जो है हमारे छत्तीसगढ़ माटी में रहने वाले पुरखा लोगों के नाम पे हो जाएगी। पेंड्रा रेंज के अमारू बेट क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने एक बड़ी तस्करी का पर्दाफाश किया है। वन विभाग को देर रात इमारती लकड़ी तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लगभग 70 नग साल सिलपट और एक पिकअप वाहन जब्त किया। इस दौरान 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य तस्कर गौरी शंकर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने पिकअप वाहन को पीथमपुर में जब्त किया, जिसमें साल की लकड़ी लोड की जा रही थी। वहीं विभागीय अधिकारियों ने इस लकड़ी की कीमत लगभग 1,24,000 रुपए बताई है। मामले को लेकर एसडीओ मोहर सिंह मरकाब ने बताया कि फिलहाल वन अधिनियम के तहत मामले की आगे की जांच और कार्रवाई जारी है। ग्राम अमारू के पारा पीथमपुर में एक मेटाडोर में साल चिरान सहित गाड़ी सहित जब्ती किया गया है और लकड़ी का जो नाप जोक किया गया है 1.307 घन मीटर 70 नग पीवार नंबर 18,764/5 दिनांक 7/1/2024 वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी समाचार चैनलों में एक समाचार दिखाया गया कि अहमदाबाद साइबर सेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ फर्जी वीडियो एक्स पर शेयर करने के लिए एफआईआर दर्ज किया है। ये खबर पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ कहीं भी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ना ही पीसीसी अध्यक्ष ने गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में कोई पोस्ट एक्स पर साझा की है। मित्रों, आज एक खबर सभी समाचार चैनलों तो नहीं कहूँगा, कुछ एक में नहीं चला, लेकिन अधिकांश समाचार चैनलों में एक खबर सुबह से चल रही थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल ने गलत और भ्रामक एक्स पर ट्वीट करने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। मैं इस खबर का खंडन करता हूं। यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक और गलत है। श्री दीपक बैज के खिलाफ कहीं पर भी किसी भी मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अहमदाबाद साइबर सेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। दरअसल यह गलतफहमी कहां से पैदा हुई, उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। पीसीसी अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर 31 अक्टूबर को बिलासपुर के जिला अस्पताल का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में अस्पताल के फर्श पर तड़प रहा था और वहां पे उपस्थित डॉक्टर बातचीत में मशगूल थे। परिजनों के बार बार गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर उस मरणासन्न अवस्था में पहुंचे हुए घायल की इलाज की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। मित्रों, आज एक खबर सभी समाचार चैनलों तो नहीं कहूँगा, कुछ एक में नहीं चला, लेकिन अधिकांश समाचार चैनलों में एक खबर सुबह से चल रही थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन होने जा रहा है। इस 5 दिवसीय आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ के वैभव, संस्कृति और विकास के विभिन्न आयामों से देश विदेश के प्रतिभागी रूबरू होंगे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत 8 नवंबर को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। आपको बता दें कि आईआरसी सड़क निर्माण से संबंधित इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स की सर्वोच्च संस्था है, जिसमें भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAIDCL और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स की सोसाइटी आते हैं। आईआरसी का मुख्य उद्देश्य सड़क निर्माण, सेतु निर्माण और यातायात से संबंधित मानकों का निर्धारण करना, निर्माण संबंधी गाइडलाइंस और मैनुअल तैयार करने सहित समय समय पर उनका पुनरीक्षण करना और तकनीकों और सामग्रियों का अध्ययन कर भारत देश में लागू करने के लिए मानक तैयार करना है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भारतीय सड़क कांग्रेस के तहत आयोजित तकनीकी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। संबंधित गाइडलाइंस निर्धारित करने का काम, स्टैंडर्ड निर्धारित करने का काम, यानी मानक निर्धारित करने का काम, ये देश की सर्वोच्च संस्था है। इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड मापदंड के हिसाब से भारत सरकार और अन्य जो निर्माण एजेंसियां हैं सरकारों की, वे सब उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करती हैं और हर वर्ष इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन किसी न किसी राज्य में आयोजित होता है और हम सबका सौभाग्य है कि इस बार ये अधिवेशन आयोजित करने का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला है। ये छत्तीसगढ़ के लिए
बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव करने वाला पल है जब देश के 2000 से अधिक इंजीनियर्स, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक पूरे देश भर से यहां आने वाले हैं। टेक्निकल सेशंस होंगे और जो दुनिया में इनोवेशन हो रहे हैं रोड निर्माण को लेकर, रोड एक्सीडेंट को रोकने को लेकर, ब्रिज निर्माण को लेकर, उन सब की चर्चा यहां पर हम करने वाले हैं। सड़क और सेतु निर्माण से संबंधित गाइडलाइंस निर्धारित करने का काम, स्टैंडर्ड निर्धारित करने का काम। छठ पर्व भगवान सूर्य की उपासना और आराधना का प्रतीक है। वहीं श्रद्धालु सूर्यदेव से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बता दें कि ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाता है बल्कि सूर्य के महत्व को भी सम्मानित करता है। वहीं सूर्यदेव के प्रति आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखते हैं और कठिन साधना के साथ सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जिससे उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। वहीं छठ पर्व में अर्घ्य का विशेष महत्व है। सूर्य का संबंध स्वास्थ्य, पिता और आत्मा से होता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य की आराधना करने और अर्घ्य देने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में संपन्नता आती है और सेहत से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाती हैं। जो पूजा है दीपावली के 6 दिन के बाद से शुरू हो जाती है। जैसे नहाए खाए और खरना के बाद आज डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। उसमें प्रतिवर्ष की भांति नगर निगम की जो सफाई व्यवस्था रहती है, उन्होंने दीपावली से पूर्व ही यहाँ पर सफाई व्यवस्था लगा दी थी। और आज जो श्रद्धालु जन है जो पूजा करने आ रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ खड़े भी हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो इसलिए सब कुछ तैयारी की गई है। इसमें पूरा प्रशासन का टीम लगा हुआ है, उनसे पुलिस प्रशासन की टीम भी लगी हुई है। और बस यही चाहते हैं कि जो नगरवासी हैं, जो यहाँ उपासना के साथ जो उपास रखे हुए हैं, उनकी जो मनोकामना है पूरी हो और पूजा में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मैं आपके माध्यम से पूरे नगरवासी, प्रदेशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जो पूजा है दीपावली। चैतन्य वॉइस संस्था की डायरेक्टर कल्पना पंत ने रायपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों से चल रहे बिहान कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और बताया कि उनका प्रयास महिलाओं के घरेलू सवालों को सुलझाने के लिए लगातार जारी है। कल्पना पंत ने ये भी कहा कि हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को जागरूकता से बढ़ाना और उन्हें ये समझाना कि वे अपने अधिकारों के लिए कैसे खड़े हो सकती हैं। हम महिलाओं को घरेलू मुद्दों से लेकर समाज में उनके स्थान तक के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वे परिवार और समाज के साथ बेहतर तरीके से चल सके। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को और अधिक प्रभावी तरीके से सुलझाने के लिए जेंडर रिसोर्स सेंटर बनाने का निर्णय लिया था। मेरा नाम कल्पना पंत है और मैं चैतन्य वॉइस संस्था की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और पिछले 5 सालों से हम छत्तीसगढ़ में बिहान के साथ में मिलकर के घरेलू हिंसा के प्रश्नों को कैसे सुलझाया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसको एड्रेस करने के लिए हमने महिलाओं को प्रशिक्षण, जो हमारे स्वयं सहायता समूह और फेडरेशन की जानकार महिलाएं हैं उनको कानून के बारे में जानकारी दे करके वो घर परिवार के जो घरेलू हिंसा के प्रश्न हैं उसको समझा बुझा करके लोगों को, परिवार को इकट्ठे जोड़े और जहाँ पे इकट्ठे नहीं आ सकते हैं वहाँ पे वो आगे की कार्य योजना बनाए। इसके लिए उनका
अधिकारों की जागरूकता उनमें सुलह कराना, परामर्श करना, ये महिलाओं का मुख्य कार्य रहता है। क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वकील के माध्यम से या कोर्ट में जाकर के परिवार के प्रश्न सुलझेंगे, तो ये कई बार नहीं होता है। एक दूसरे के बातों को समझना, जैसे पुराने समय में बड़े बूढ़े समझाया करते थे, बताया करते थे, अलग अलग विचारधाराओं को कैसे साथ में लेकर के परिवार को आगे चलाया जाता है। और जहाँ पे सच में हिंसा है, जहाँ बहुत विकट परिस्थिति है, तो महिला अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकती है, इन दोनों विषयों पे दूसरा कोई नहीं पर उसी परिस्थिति से बाहर निकली हुई महिला जो आदिवासी क्षेत्र से है, जो उसी गांव से है, उसी परिस्थिति से है और जिसके साथ महिलाएं बड़े आसानी से अपने प्रश्न को रख सकती हैं, ऐसी ही महिलाओं को कानून की जानकारी देना और फिर उन्होंने ये परामर्श केंद्र चलाना। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2023 निकाली, जिसमें जेंडर रिसोर्स सेंटर जीआरसी बनाने का निर्णय लिया गया और ये छत्तीसगढ़ में आज बिहान कार्यक्रम के माध्यम से 25 जगहों पर जीआरसीज बने हुए हैं, जहां पे ऐसी विभिन्न महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें आगे काउंसलिंग का काम दिया जा रहा है। महासमुंद जिला सहित आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में संयुक्त मंच के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अपनी लंबित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 31 दिवसीय हड़ताल किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल पर जाने से विभाग के कई काम ठप हो गए। रैली की शक्ल में पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ही पुलिस ने रोक लिया। आक्रोशित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर दिया। तब कहीं जाकर जिला प्रशासन के अधिकारी मुख्य द्वार पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बड़ा हड़ताल आज हमारे पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल हो रहा है। इससे पहले 16 फरवरी को यह हड़ताल हुआ था और आज 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में 8 सूत्री मांगों को लेकर के संयुक्त मंच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें हड़ताल कर रही हैं। और इन 8 सूत्री मांगों में पहली हमारी मांग है सरकारीकरण घोषित किया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शासकीय घोषित किया जाए। और जब तक शासकीय घोषित नहीं करते हैं तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपए और सहायिकाओं को 17,850 रुपए दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निशर्त रूप से पदोन्नति किया जाए और सहायिका बहनों को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे नियुक्त किया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी की मांग हमारी चौथी बड़ी मांग है। 5वीं मांग में सेवानिवृत्ति के पश्चात में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए दिया जाए और सहायिकाओं को 3 लाख रुपए दिया जाए। समूह बीमा योजना के साथ में हम लोग को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। और 8वीं हमारी मांग है महंगाई भत्ता समय समय पर सरकारी कर्मचारियों